हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के पतन के कारण। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था कि व्यवस्थापिका के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो आपने जब इन कार्यों के बारे में पढ़ा था तो आपको लगा होगा कि व्यवस्थापिका काफ़ी पावरफुल संस्था होती है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे की भूमिका है। तो व्यवस्थापिका ही सर्वोच्च दिखाई देती है। एक सरकार का एक साकार रूप व्यवस्थापिका ही दिखाई देती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका की इतनी सारी भूमिकाएं होते हुए भी, कार्य होते हुए भी, इतनी शक्तियाँ अधिकार होते हुए भी ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण व्यवस्थापिका अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाती है, उनकी शक्तियों में कमी आ रही है। तो हम इस टॉपिक को क्या पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका के पतन के कारण। तो व्यवस्थापिका के पतन के कारण से आप समझ ही गया कि व्यवस्थापिका सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे कार्य एवं स्थिति किसी राज्य के संचालन के लिए अति आवश्यक होते हैं। अगर इसके कार्यों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि संपूर्ण सरकार, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल होते हैं, इन सबके कार्यों, संरचना व अधिकारों को आधार प्रदान करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार यह संस्था क्या होती है कि अन्य प्रकार की संस्थाओं की जन्मदात्री होती है और उसका संरक्षक करती है। तो इसकी महत्वपूर्ण स्थिति होने के बाद भी इनके अधिकारों एवं महत्व में कमी आई है। तो इसकी चर्चा है ना, सबसे पहले 1921 में विस्कांट जेम्स ब्राइस, ठीक है, विस्कांट जेम्स ब्राइस ने एक अपनी पुस्तक थी, उसका नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो उसमें उन्होंने क्या कि ऐसे कुछ कारण बताए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है, ठीक है ना, वो कारण बताएं। तो सबसे पहला जो कारण बताया वो उन्होंने बताया कि कार्य में बाधा। तो ब्राइस बताते हैं कि व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा व्यवस्थापिका के कार्य की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित प्रयासों द्वारा बाधित किया जाता है। कि व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं ना, वही खुद वहाँ के कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। जिसके लिए क्या होता है, समय से अधिक बोलना। देखा ही होगा आपने टीवी में, संसद का जब सत्र चलता है, समय से अधिक बोलना, अनावश्यक प्रस्ताव लाना, प्रस्ताव में बिना फालतू सुधार क्या करवाने के लिए नए प्रस्ताव लाना। तो जिससे क्या होता है, व्यवस्थापिका किसी निश्चित निर्णय या मुख्य मुद्दे पर पहुंच नहीं पाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। और इंग्लैंड में इसे क्या कहा जाता है, अवरोध। क्या कहा जाता है, अवरोध। अमेरिका में इसे फिलीबस्टरिंग, ऑस्ट्रेलिया में इसे स्टान वेलिंग और जर्मनी में इसे ड्यूरेडेन कहा जाता है। आपने देखा होगा, संसद में अनावश्यक रूप से बोला जाता है, ऐसे प्रस्ताव लाया जाता है, हंगामा किया जाता है, मंच तक आ जाते हैं। जो संसद, जो लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी बैठे होते हैं, वहाँ तक आके वहाँ चिल्लाना, विभिन्न प्रकार के नारे लगाना। तो इससे क्या है कि ये बार बार इसमें कार्य में इसमें बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है, उन्होंने बताया दलों की बहुलता। तो ब्राइस ने बताया कि जिन राष्ट्रों में जो राष्ट्र बड़े होते हैं वहाँ पर क्या होता है, बड़े दल होते हैं और उनका दलों का जो विभाजन होता है वो किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर या किसी क्षेत्र के आधार पर होता है। तो इस कारण वहाँ पर क्या बहुत सारे दल होते हैं और ये दल क्या किसी विशेष समूह का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे दल बहुत कम अवसर पर सत्ता प्राप्त कर पाते हैं। मतलब इन दलों को क्या बहुत कम अवसर मिलता है जब ये सत्ता प्राप्त करते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, सत्ता को प्रभावित करना है और सरकार को अस्थिर करना रह जाता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, सत्ता को प्रभावित करना है और सत्ता को अस्थिर करना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आपने देखा ही होगा। और ऐसे दल बड़े दल होते हैं, ऐसे जो बड़े दल होते हैं जिनको बहुत मत प्राप्त नहीं होता है, तो उनको समर्थन के लिए ये छोटे दल हमेशा आगे रहते हैं। और दलों द्वारा जो प्रस्ताव और नीतियाँ कार्यक्रम बनाई जाती हैं उनको यह प्रभावित करते हैं सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से। वर्तमान में कृषि विधेयक पर आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे दलों ने इनका समर्थन किया है, बहुत सारे दलों ने इसका समर्थन, सरकार से समर्थन वापस देने की घोषणा भी की है। तो ये ये एडमंड बर्क नाम के एक विद्वान थे। इन्होंने क्या बताया कि एडमंड बर्क ने बताया कि जो प्रतिनिधियों को जनता की इच्छाओं का वाहक पाइप कहाँ है, कंडक्ट पाइप, क्या कहा है, वाहक पाइप। प्रतिनिधि को जनता की इच्छाओं का कहा, वाहक पाइप कहा है।
अमेरिका में इस दलीय प्रणाली द्वारा प्रतिनिधियों को अपने अनुसार कार्य करवाने को पार्टी कॉकस कहा जाता है। पार्टी कॉकस का तात्पर्य क्या है? अमेरिका में जब छोटे दल अपनी इच्छा से बड़े दल को प्रभावित करते हैं, अपनी इच्छा से कार्य को करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पार्टी कॉकस। और जब अब ये जो 2 कारण है, ये तो किसने बताया था? ब्रॉयस महोदय ने बताया था। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है, अपन इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। कार्य में बाधा और दलों में बहुलता, ये 2 कारण तो किसने बताए थे? जेम्स बारिस ने बताए थे। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारण ही है। इसके अलावा 1968 में एक केसी वियर है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी लेजिस्लेचर, ठीक है। उन्होंने बताया था कि व्यवस्थापिका ने अपनी शक्तियाँ, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या इसमें वृद्धि कर ली हो, लेकिन फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप से उक्त सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाकर अपना स्तर सुधार लिया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थापिका के अपनी शक्तियों में पतन हुआ है, जबकि अन्य संस्थाएं, न्यायपालिका या कार्यपालिका ने अपनी शक्तियों का विस्तार कर लिया है, ठीक है। अब इसके कुछ कारण है, ऐसे अन्य कारण कौन कौन से हैं जिसे व्यवस्थापिका में का पतन माना जाता है? सबसे पहला समय की कमी। तो समय की कमी से तात्पर्य है कि भाई व्यवस्थापिका क्या करती है? पूरे वर्ष कार्य नहीं करके क्या करती है? सत्रों में कार्य करती है, जैसे शीतकाल सत्र, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, बजट सत्र, ये कुछ 3-4 सत्र चलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा राष्ट्रपति किसी विशेष सत्र का आयोजन भी कर सकता है, और हर सत्र लगभग 2 महीने चलता है। बजट सत्र पूरे बजट की चर्चा व पारित करने के लिए होता है। बजट सत्र होता है जो क्या होता है? केवल बजट से संबंधित कार्य होते हैं। तो व्यवस्थापिका के पास बहुत कम समय बचता है, जिसमें वो जनता की समस्याओं को सुने, विभिन्न आवश्यक मुद्दों पर चर्चा करे, क्या देश के लिए कुछ नए विधान बनाए, और जब वो बड़ा ये विधेयक या इस संबंध में कुछ कार्य भी करती है, तो विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठते हैं, जिसमें हंगामे, प्रदर्शन, वॉकआउट करना। तो इससे क्या है? व्यवस्थापिका का समय बर्बाद होता रहता है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण आपने वर्तमान में कृषि विधेयक पारित करते समय देखा होगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका के विभिन्न प्रस्तावों को बिना बहस और बिना विचारे ही पारित कर दिया जाता है। लोग चिल्लाते रहते हैं, बीच में ही प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। और या फिर प्रदत्त विधान द्वारा कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है, तो ये कार्य क्या, फिर विधान बनाने कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती है। तो इससे क्या है कि व्यवस्थापिका के विधान संबंधी कार्यों में कमी आती है। दूसरा बिंदु है तकनीकी योग्यता की कमी। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आपने देखा होगा भारत जैसे देशों की बात करें तो यहाँ पर जो सांसद होते हैं उनमें क्या तकनीकी एवं विशेष प्रकार के ज्ञान की कमी पाई जाती है, क्योंकि वो आम जनता से जुड़े लोग होते हैं, इनका कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं होती। तो इस प्रकार के लोग क्या जीत कर संसद में बैठ जाते हैं। इनकी कोई आवश्यक जो क्वालिफिकेशन बोलते हैं ना, शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं कर रखी है। तो कोई भी संसद का सदस्य बन सकता है, बस उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो वर्तमान समय में तो क्या है, हर क्षेत्र में तकनीकी ने अपना जोर पकड़ लिया है, और आम लोग भी नई तकनीक से जुड़ते जा रहे हैं। तो जब तक इन तकनीकी विषय को ढंग से नहीं समझे, तब तक नए प्रकार के कानून बनाने में बहुत सारी समस्या आती है। और अपने जो जनप्रतिनिधि, उनमें शैक्षणिक योग्यता का कोई निर्धारण है ही नहीं है। कम शिक्षित नेताओं द्वारा भी जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इस प्रकार के जनप्रतिनिधित्व में तकनीकी विषय से संबंधित कोई विशेषज्ञता नहीं होती है। और जब इस प्रकार इससे संबंधित तकनीक विषय से संबंधित जब भी कोई विधेयक बनाया जाता है, तो वहाँ ये क्या कि एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं, या फिर अपने अधीनस्थ जो भी उनके कर्मचारी और कार्यपालिका से संबंधित अधिकारी होते हैं, उनसे ये उनके भरोसे रहते हैं, उन पर वो आधारित हो जाते हैं। और विधान पर बनाने में फिर उनकी प्रक्रिया क्या होती है? केवल वो वोट देने या न देने पर ही इतना कार्य बचता है उनका। विधेयक बनाने में उनकी कोई खास भूमिका नहीं होती है। अगला है सशक्त कार्यपालिका। वैसे तो सरकार के सभी अंगों में कार्य एवं शक्तियों का निर्धारण किया गया है, उन्हें पृथक्करण किया गया है, लेकिन किसी भी एक अंग को अधिक शक्ति प्रदान करना या सक्रिय होने पर दूसरे अंग के अधिकारों का अतिक्रमण होने लगता है। कार्यपालिका को सामान्यतः क्या होता है, प्रशासन संचालन के लिए कुछ विशेष आकस्मिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका वह प्रयोग कब करती है? व्यवस्थापिका के सत्र में नहीं रहने पर,
या फिर आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर ही करती हैं। जैसे कि अध्यादेश, अध्यादेश ऐसी व्यवस्था है जिसने कार्यपालिका को सशक्त होने पर मजबूर किया है। और इसे व्यवस्था, और यह व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्थापिका के एक विकल्प के रूप में भी कार्य करती हैं। भारत में देखा जाए अध्यादेश क्या होता है कि राष्ट्रपति कभी भी कोई आकस्मिक परिस्थिति होती है उस समय किसी भी कानून को अल्पकाल समय के लिए या 6 महीने के लिए उसको निर्माण कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसमें किसी संसद से अनुमोदन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक प्रकार की ये कार्यपालिका को सशक्त बनाता है। और वो अध्यादेश के द्वारा जब भी आकस्मिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तब भी इसका सहारा लेकर विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाता है। और वर्तमान अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान से लगा 1900 मतलब आज़ादी के पश्चात से लगाकर अभी तक लगभग 600-700 बार ये अध्यादेशों को पारित किया गया है। अगला है सशक्त मंत्रिमंडल। सशक्त मंत्रिमंडल से तात्पर्य क्या है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्पष्ट बहुमत वाली सरकारें अपने मंत्रिमंडल को सशक्त बना देती हैं और कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अधिकांश कार्यों का अतिक्रमण कर लेती है। यानी कि जहाँ जहाँ संसदीय शासन प्रणाली वाले देश होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो अगर स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है सरकार को तो अपने वहाँ का जो सरकार से बना हुआ जो मंत्रिमंडल होता है वो काफ़ी सशक्त होता है और वो अधिकांश कार्य का खुद ही कर लेता है, व्यवस्थापिका को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता है या उनके पूछने का कार्य नहीं पूछ पाता है। भारत में नई प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण करना हो ऐसे जो नई संस्था स्थापित करनी तो इसका कार्य कौन करता है, संसद अधिनियम बनाकर करती है। लेकिन पूर्व योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा ही कर लिया जाता है। इन मंत्रिमंडल की इच्छा से इन संस्थाओं का निर्माण किया गया और भारत में इनका काफ़ी भारतीय शासन व्यवस्था में NDC योजना आयोग और जो अभी वर्तमान में नीति आयोग है इनका महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था से क्या होता है, व्यवस्थापिका कार्यों में कमी आती है। अगला बिंदु है प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार आपने देखा होगा कि जब व्यवस्थापिका में समय का अभाव होता है, तकनीकी ज्ञान की कमी होती है तो वो क्या होता है, विधान बनाने संबंधी कार्य किसको देती है, कार्यपालिका को हस्तांतरित कर देती है। और कार्यपालिका अपनी इच्छाओं से या अपने तकनीकी ज्ञान से इन कार्यों को इन विधान को बनाकर संसद में प्रस्तुत करवाती है। तो ये कार्य क्या कहलाता है, प्रदत्त विधायन का कहलाता है। क्योंकि विधान बनाने का मेन काम तो व्यवस्थापिका का होता है, लेकिन ये विधान किसने बनवाया है, कार्यपालिका द्वारा, तो इसे प्रदत्त विधायन कहते हैं। अगला है आपातकालीन शक्तियाँ। कार्यपालिका के आपातकाल के दौरान सभी प्रकार की शक्तियाँ अपने हाथों में लेने का अधिकार है। संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न करने पर या बहुमत न होने पर व्यवस्थापिका को भंग करने का अधिकार किसके पास है, कार्यपालिका के पास। इससे क्या होता है कि व्यवस्थापिका की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचता है। आपातकाल के दौरान तो कार्यपालिका सर्वोच्च अधिकारी संस्था बन जाती है जो सरकार के अन्य अंगों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर लेती है। जब भी आपातकाल लगता है किसी राज्य में या देश में, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय जो भी आपातकाल लगता है उसमें क्या होता है, कार्यपालिका प्रधान बन जाती है। अगला है न्यायिक पुनर्वलोकन। ये काफ़ी विवादित मुद्दा भी है। न्यायपालिका की शक्ति होती है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कानून बनाए गए, जो भी संशोधन किए गए हैं, कोई भी नियम बनाए गए, अगर न्यायपालिका को लगता है कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं बने तो कोई भी न्यायपालिका इसे पुनरावलोकन के लिए कह सकती हैं या फिर इसको निरस्त भी कर सकती हैं। तो न्यायपालिका की इस प्रकार की शक्ति ने व्यवस्थापिका को विधान बनाने की शक्ति, सक्रियता व इच्छा को कुछ हद तक कम कर दिया है। क्योंकि व्यवस्थापिका को हमेशा डर रहता है कि उसके द्वारा बनाए गए विधेयक को या कानून को न्यायपालिका द्वारा रद्द भी किया जा सकता है। एक न्यायिक नियुक्ति आयोग था, उससे संबंधित जब संसद ने विधेयक बनाया था तो न्यायपालिका ने इसको रद्द करके बोल दिया कि इसके तो रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। तो ये इससे संसद की शक्ति में या व्यवस्थापिका की शक्ति में काफ़ी ह्रास हुआ था। 2015 की बात है जिसको 99वां संशोधन भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। इसे न्यायपालिका ने क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कमजोर विपक्ष। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका ना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और विपक्ष को लोकतंत्र का संरक्षक भी माना गया है।
लेकिन वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में विपक्ष जो सरकार की नीतियों की जो विरोध करता है वो विरोध के लिए विरोध करता है। कोई सक्रिय विरोध नहीं होता है, कोई सकारात्मक विरोध नहीं होता है, बस सरकार का विरोध करना है तो बस वो विरोध करता है। और भारत में तो अभी तो वर्तमान में विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है, देखा ही गया होगा, विपक्ष में काफ़ी कम से लोकसभा में काफ़ी कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सरकार की नीतियों का स्पष्ट रूप से वह विरोध नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसने व्यवस्थापिका के कार्यों में पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद।